बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। FR1 के लेक्चर 20 को आज हम स्टार्ट करेंगे। कल आपको मिल गया होगा आपका लेक्चर 19 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। हम फिज़िकल क्लास में IS 36 को स्टार्ट कर चुके थे। कल जो 19 लेक्चर था बड़ा इम्पोर्टेंट था, बड़ी अच्छी हमने प्रैक्टिस की उसमें, और स्टैंडर्ड की थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को भी देखा, जैसे वैल्यू इन यूज़ और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना है और किन किन अमाउंट्स को इंक्लूड नहीं करना। अब आज थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं इसी स्टैंडर्ड में। देखो ये हेडिंग लिखी हुई है, इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ एसेट प्रीवियस रीवैल्यूड। लास्ट जो आपने 17 बल्कि 18 अप्रॉक्सीमेटली 17 या 18 लेक्चर्स में जो स्टैंडर्ड पढ़ा IS 16, वहाँ आपने बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन पे बात की और आपको एग्जैक्ट पता है कि जब एसेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को सब्सिक्वेंट मेजर करते हैं, क्या करते हैं जी, तो आपके पास ऑप्शन होता है, चाहे तो कॉस्ट मॉडल लगाते रहें, चाहे तो किस पे चले जाएँ, रिवोल्यूशन मॉडल पे। तो अगर कोई कंपनी रिवैल्यूएशन मॉडल पे चले गई और उसका रीवैल्यूड एसेट पहले अपवर्ड रीवैल्यूड हुआ, क्या हुआ, अपवर्ड, यानी उसका रिवोल्यूशन सरप्लस पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ, और बाद में IS 36 के मुताबिक उस पर इम्पेयरमेंट हो जाए, तो फिर उसको टैकल कैसे करना। अच्छा, आपको आसान इसलिए लगना है क्योंकि ये 100% IS 16 वाला रूल ही है, जिसमें क्या होता था कि अगर रिवोल्यूशन लॉस बाद में हो और पहले उस एसेट का रिवोल्यूशन सरप्लस पड़ा होता था, तो हम रिवोल्यूशन लॉस को स्ट्रेट अवे प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेके जाते थे। पहले पिछले वाले रिवोल्यूशन सरप्लस अवेलेबल को सेट ऑफ करते थे, और अगर कुछ एक्स्ट्रा बचता था तो कहाँ जाता था, रिवोल्यूशन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन पहले हम डेबिट किसको करते थे, OCI को, यानी रिवोल्यूशन सरप्लस को। ये भी सेम है, सिर्फ इसमें समझ लो कि ये इम्पेयरमेंट लॉस है, वो रिवोल्यूशन लॉस था। इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल इधर लिखी हुई है, मैं पढ़ता हूँ, आपने गौर से सुननी है। ऑन 1 जनवरी ईयर व्हेन एंटिटी क्यू परचेज फॉर ₹240,000 a machine with an estimated useful life of 20 years and estimated zero residual value, depreciation is on straight line basis. The asset had been revalued on 1 January year 3 to ₹250,000 but with no change in useful life at that date. तो ये देखें रिवैल्यूशन हो गई। अगर हम रिवैल्यूशन का इम्पेक्ट देखना चाहें तो हमें 1 जनवरी ईयर 3, कौन सा ईयर जी, ईयर 3 पे निकालनी चाहिए कैरिंग वैल्यू। क्या निकालनी चाहिए, क्योंकि कैरिंग वैल्यू एट द डेट ऑफ रिवैल्यूशन और फेयर वैल्यू का फ़र्क बताता है कि आपको सरप्लस हुआ या आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो कैरिंग वैल्यू इस डेट को अगर हम निकालें तो हमारी कॉस्ट कितनी थी, 2,40,000, और हम डेप्रिसिएशन कैसे देते थे, स्ट्रेट लाइन। रेजिडुअल वैल्यू 0 थी, यूज़फुल लाइफ क्या थी, 20 ईयर्स। तो अगर मैं इस पर डेप्रिसिएशन लूँ 2,40,000 डिवाइड बाई 20, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो मैं इकट्ठे 2 से ज़रब दे देता हूँ, ईयर 1 और ईयर 2 की इकट्ठी आ जाएगी डेप्रिसिएशन, कितना, 24, 2 सालों की 24,000। अब 2,40,000 में से 24,000 निकालने तो कितना आता है, इसका मतलब जनवरी 1 ईयर 3 को हमारी बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू कितनी थी, 2,16,000। उसी दिन हमने फेयर वैल्यू लगाई तो रीवैल्यूड अमाउंट कितनी का पता लगा, 2,50,000। अब आपने IS 16 पढ़ा हुआ है, अगर आपकी कैरिंग वैल्यू कम हो और रीवैल्यूड अमाउंट या फेयर वैल्यू ज़्यादा हो तो क्या रिज़ल्ट निकल के आता है, रिवैल्यूशन सरप्लस। कितना, 24,000, 34 है। तो पहला इम्पेक्ट तो ये आया इस एग्जांपल में जो लिखी हुई है कि आपको 34,000 का क्या आ गया, रिवैल्यूशन सरप्लस। उसके बाद ये लिखा हुआ था कि आपके
लाइफ में कोई चेंज नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? आपने IAS 16 पढ़ा हुआ है आफ्टर रिवोल्यूशन, क्योंकि साल के शुरू में हुई है, तो इस साल के एंड पे जब डेप्रिसिएशन आएगी तो वो रीवैल्यूड अमाउंट पे आएगी। किस पे आएगी? और फार्मूला होता है रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ पे डिवाइड करो और क्या निकाल लो? अपना डेप्रिसिएशन। तो अगर मैं ईयर 3 के एंड पे लूँ डेप्रिसिएशन, मैं कहूँ जी 31 दिसंबर ईयर 3 जब हुआ तो हमने इस एसेट पे लेनी है डेप्रिसिएशन। क्या लेनी है? तो डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? आपकी नई वैल्यू अब होगी 2.5 लाख। कितनी होगी? 20 साल लाइफ थी, लाइफ में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन 2 साल तो पहले गुजर गए हैं। कितने गुजर गए? तो 2.5 लाख को 18 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट पॉइंट्स ना बताइए, क्या बताएं? नई डेप्रिसिएशन कितनी आई? 13,889। अब अगर मैं इसी डेट को कहूँ कि 31 दिसंबर ईयर 3 को कैरिंग वैल्यू बताओ क्या? क्या जी? कैरिंग तो वो कैसे आएगी? 2.5 लाख। अब उसकी हमने रीवैल्यूड अमाउंट पे ले आए थे एसेट को, माइनस 13,889 कितनी आती? 23,61, हाँ जी 11, 2,36,111, 236,111। ये कब आई जी आपकी वैल्यू? 31 दिसंबर 2003 को, यानी कि 1 जनवरी 2004 को। लास्ट ईयर का क्लोजिंग डेट नेक्स्ट ईयर की क्या होती है? ओपनिंग। ये जो 31 दिसंबर ईयर 3 पे कैरिंग वैल्यू आई, इसको मैं कह सकता हूँ ये कैरिंग वैल्यू 1 जनवरी 2004 ईयर 4 की भी है। किसकी है? ईयर 4। अब जब हम आगे बढ़े तो उसने कहा जी जनवरी ईयर 4 में आपने इम्पेयरमेंट रिव्यू किया इस स्टैंडर्ड के मुताबिक और पता लगा कि अब आपकी मशीन की रिकवरेबल अमाउंट 1 लाख रह गई। कितनी रह गई? हमें ये पता है, कल जब हमने पढ़ा डिटेल में, और पर इससे पहले भी आपने फिज़िकल मेरे साथ पढ़ा कि जब ये स्टैंडर्ड कहता है रिकवरेबल अमाउंट कम है कैरिंग वैल्यू से, तो आपको फ़ौरन एसेट को किस पे लेके आना पड़ता है? रिकवरेबल अमाउंट पे। और दरमियान में जो फ़र्क होता है वो क्या होता है? इम्पेयरमेंट लॉस। और वो इम्पेयरमेंट लॉस नॉर्मली कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा जी, अब उसी दिन इम्पेयरमेंट अगर आपने टेस्ट किया और रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ गई जी? 1 लाख। 236, 111 और 1 लाख का फ़र्क कितना है? 136,111। ये एक लॉस आया। ये क्या है? इम्पेयरमेंट लॉस। अब अगर कल तक की हम जो हमने पढ़ा अगर देखें तो हम तो ये कहेंगे इम्पेयरमेंट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कहाँ जाएगा? लेकिन अब चेंज है, अब वही IAS 16 वाला रूल अप्लाई होने जा रहा है कि अगर किसी एसेट पे इम्पेयरमेंट लॉस हो और उससे पहले वो रिवैल्यूड हुआ हो और उस पर रिवोल्यूशन सरप्लस पड़ा हो। क्या पड़ा हो? तो पहले फिर रिवोल्यूशन सरप्लस को डेबिट करेंगे, OCI को ख़त्म करेंगे और कुछ बच गया तो वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। अब आपका देखना पड़ेगा कि रिवोल्यूशन सरप्लस कितना अवेलेबल है। क्या कितना अवेलेबल है? रिवोल्यूशन सरप्लस। हमारा रिवोल्यूशन सरप्लस जो आया था वो कितना था? 34,000। और जब 1 साल में रियलाइज्ड हुआ, क्या हुआ? जो रियलाइज्ड हुआ, जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ, वो हम एक शॉर्टकट फार्मूला लगाते हैं, रिवोल्यूशन सरप्लस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ जो 18 थी। 34,000 को 18 से डिवाइड करें 9, बाकी कितना रह गया जी? तो रिवोल्यूशन सरप्लस अवेलेबल कितना है जी ऑन 1 जनवरी ईयर 4? कितना अवेलेबल? 1,111 ये अवेलेबल है जी। टोटल लॉस कितना हुआ? 1,36,111।
अब हम क्या करेंगे, इस इम्पेयरमेंट लॉस को दो जगह पे जाके चार्ज करेंगे। सबसे पहला हिस्सा क्या होगा, रिवोल्यूशन सरप्लस, जो किस इनकम का पार्ट होती है, उसी है क्या, किसका, उसमें कितना चार्ज होगा, 32,111, और बाकी फिर जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस के नाम से, इसके नाम से, और वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड, वो 1,36,111 माइनस क्या, 32,111, कितना बनता है, हाँ हाँ डबल, 1,03,999। ये अब हमने क्या किया, हमने नॉर्मल जो हम सोचते हैं कि सारा का सारा लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, इस तरह तो नहीं हुआ। कुछ हिस्सा किसको ख़त्म किया, रिवोल्यूशन सरप्लस को, और बाकी जो बचा वो कहाँ गया, प्रॉफिट एंड लॉस में। 1,36,111 में से 32,111 लेस करें, मेरे ख्याल ये अमाउंट सही नहीं, तुम्हें बताया दोबारा नहीं, दोनों 11 तो 1,04 पूरा नहीं आएगा, हाँ 1,04 है, 1,04,000 ठीक हो गया जी। अब एसेट जब ईयर अगर सपोज करें जी, डेप्रिसिएशन फिर निकालनी होती 31 दिसंबर ईयर 4 को, कब जी, तो आफ्टर इम्पेयरमेंट भी एसेट किस पे आ गया, अब रिकवरेबल अमाउंट पे, और वो कितनी है, 1,00,000। तो इसी रिकवरेबल अमाउंट की डेप्रिसिएशन लेनी है, ये 1,00,000 है। लाइफ उसने कितनी बताई है, रिमेनिंग लाइफ अगर ख़ुद बता दे तो वो लेनी है, वो कहता 10 साल है, कितनी है, ना बताता तो फिर हम खुद से एस्टिमेट करते, 8 साल पहले थे, अब 7 साल रह जाते, कितने रह जाते, लेकिन अब ऐसे नहीं करेंगे, उसने ख़ुद बता दिया। तो आपकी यूज़फुल लाइफ जिस पर ये डेप्रिसिएशन आएगी वो खुद गिवन है, वो कितनी है, 10 ईयर्स, कितनी, तो डेप्रिसिएशन क्या कितनी आएगी जी, 1,00,000 डिवाइड बाय 10, कितनी, 10,000। अब देखो कोई नई इतनी ख़ास बात नहीं है, जिसने IAS 16 पढ़ा उसे सब कुछ क्लियर हो रहा है कि आफ्टर रिवोल्यूशन डेप्रिसिएशन भी किस पे आती है, रिवोल्यूड अमाउंट ओवर रिमेनिंग लाइफ। अगर सरप्लस आ जाए तो वो भी रियलाइज्ड होता है, और अगर बाद में उसी एसेट में लॉस आए तो पहले वो सरप्लस को ख़त्म करता, और जो रिमेनिंग बैलेंसिंग बचता है वो कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। और यहाँ भी यही रूल है कि आफ्टर इम्पेयरमेंट फ्यूचर में डेप्रिसिएशन किस पे आती है, रिकवरेबल अमाउंट पे, और किस से डिवाइड करते हैं, रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ पे। और पॉइंट वही है कि रिमेनिंग लाइफ खुद गिने अगर वो ना दे, और अगर वो खुद दे दे तो फिर किसको इंपॉर्टेंस देनी है, जो वो एग्जामिनर दे रहा है। तो ये एक टॉपिक में ट्विस्ट है, ट्विस्ट इसलिए नहीं मुझे लग रही क्योंकि 100% एग्जैक्ट कौन सी वर्किंग है जो IAS 16 में है, किस में, IAS 16 में। तो इस एग्जांपल से हमने देख लिया एक नया कॉन्सेप्ट कि अगर इम्पेयरमेंट लॉस हो ऐसे एसेट पे जिस पे पहले क्या आ चुका, सरप्लस, तो फिर कैसे करेंगे। अब हमारी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनकी तरफ हम मूव करेंगे। कल मैंने जो आपको PDF में भेजे हुए हैं, हमने क्वेश्चन में 1 और 3 किया था, ऐसे ही ना, 1 और 3। आज क्वेश्चन 2 देखते हैं, उसमें रिवोल्यूशन का टच है। तो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा करें इसको थोड़ा सा, और इसको क्लोज कर, क्लोज ऊपर जी। अभी जो हमने एक एग्जांपल की, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट दैट वाज प्रीवियसली रिवैल्यूड, उसी को आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर किए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 2 कल हमने अपनी क्लास में किया था, 1 और 3। 2 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से रिलेट करता। ज़रा उस्मान पढ़ें जी, आपकी स्क्रीन पे भी है और अभी पढ़ भी रहा है बच्चा, पढ़ें क्या। The plant was
ready for production on June 13, 2010. At that time, the company's engineers advised that the plant could be used at the reduced level of 3 years only. The plant is expected to a recoverable amount of 192,227,000 as on 13 June 2010. अच्छा, इधर अगर आप रुकें यहाँ तक तो नोट करें हमने कब ख़रीदा था एसेट, ये अभी नहीं बताया हमें, सिर्फ ये बताया है कि जनवरी 10 में इसका एक ब्रेकडाउन हुआ और हमने इंटरनल इंडिकेशन पढ़ी थी कि एसेट ब्रेकडाउन हो तो आप समझें कि इम्पेयरमेंट हो सकती है। फिर आपने आगे उन्होंने कहा जी रिपेयर आपने करवाई 1.5 मिलियन लगा के, लेकिन और प्लांट आपका रेडी हो गया दोबारा 30 जून 10 को। उसी दिन इंजीनियर्स ने बताया कि यूज़ तो आप कर लेंगे फ्यूचर में, लेकिन अब ये पूरी कैपेसिटी पे यूज़ नहीं हो सकता। कितने साल चलेगा मज़ीद? 3 साल। तो अब 3 इयर्स चलेगा, पहले उसकी लाइफ ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, अब कम हो गई है, तो ये इम्पेयरमेंट की इंडिकेशन है। और यहाँ पे देखो हमें उन्होंने खुद ही रेडीमेड कैरिंग वैल्यू दे दी है। क्या दे दी है? इसका मतलब अब हमारे ज़िम्मे अगर इम्पेयरमेंट लॉस निकालना है इस क्वेश्चन में तो क्या निकालना होगा? रिकवरेबल अमाउंट। रिक्वायरमेंट ज़रा पढ़िएगा जी, क्या है इसके? Prepare accounting entries for the year ending 13 June 2010. Give all necessary calculations. अच्छा, 30 जून 2010 जब ये इम्पेयरमेंट होगी, जब आपने कैरिंग वैल्यू एस्टिमेट की, उस टाइम पे क्या कह रहा है? उस साल की क्या करो? एंट्रियाँ करो। क्या करो? एंट्रियाँ सिर्फ। अब इन एंट्रीज़ के लिए ऑब्वियसली वर्किंग और पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा जी। नीचे से पढ़ना स्टार्ट करें जी प्लीज़। अभी तो पता लगा वो एसेट ब्रेकडाउन हुआ, हमने रिपेयर करवा लिया, लेकिन उस साल के एंड पे फिर उसकी वैल्यू भी बता दी कि कैरिंग वैल्यू उसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है उसने, बल्कि रिकवरेबल अमाउंट भाई खुद बता दी है। इसका मतलब आप वो अपोजिट चला है, वो चाह रहा है आपसे कैरिंग वैल्यू बताओ। क्या बताओ? ताकि फिर कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट का फ़र्क जब निकालेंगे तो क्या आएगा? इम्पेयरमेंट लॉस। देखो ये ट्विस्ट या आई कैप के पेपर का क्वेश्चन है, रिकवरेबल अमाउंट दे दी, कैरिंग वैल्यू नहीं दी, क्योंकि अभी तक उसने डेट ऑफ परचेज हमें नहीं बताई। नीचे पढ़ें जी। क्या? The plant was imported at a price of 8 lakh. The payment was made at the time of shipment on July 1, 2000. At इसका मतलब ये ख़रीदा हमने कब है? जुलाई 1 2000 को। कब ख़रीदा? July और अब तो 2010 है। अब क्या ये कितने साल पहले की बात है? 10 साल तकरीबन पहले की बात। हाँ जी। Other charges include installation cost amounted to 7 million. Installation of the plant was completed on December 31, 2000, and commercial production commenced from April 2001. ठीक है। The company uses straight line method of depreciation. Depreciation is charged from the month of the asset is available for use up to the month prior to disposal. At the time of purchase, the estimated useful life of the plant was estimated at 15 years, whereas the service value was estimated at 2 million. Based on report of professional independent valuer, the plant was revalued on July 1st, 2005 at 45 million. There was, however, no change in estimated useful life of the plant. अच्छा, इधर रुक जाइए। पहले स्लैब में देखो क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि ये एसेट जुलाई 2000 में ख़रीदा है। ये रेंट हमारा कब होता है? 30 जून को। कब होता? लेकिन जब हमने इंस्टॉल कर लिया तो पहले साल के 6 माह के बाद हमें अवेलेबल हुआ यूज़ के लिए। आपको पता है IAS 16 की पॉलिसी है कि जब अवेलेबल फॉर यूज़ हो तो डेप्रिसिएशन शुरू हो जाती है, प्रोडक्शन चाहे शुरू हो चाहे ना हो। तो 31 दिसंबर 2000 को डेप्रिसिएशन शुरू हो जानी थी, और 30 जून 2001 का जो साल था उसमें पहले साल में कितने माह की? यानी 6 माह की। कितने माह की? फिर जब आपने रीवैल्यूएशन किया वो 1 जुलाई 5 है। क्या? तो दरमियान में 2001 का साल, सॉरी, जो 2002 जून में ख़त्म होगा, तो 2003 में ख़त्म होगा, जो 2004 में होगा, वो सारे साल भी हैं। तो ये मिला के कितने बन रहे हैं? 4.5 साल। कितने साल? 4.5 साल की ड्यूरेशन बनी। कब से कब तक?
देखो फर्स्ट ईयर आपका मैं इधर लिख देता हूँ, ख़त्म हुआ 31 दिसंबर, कब शुरू हुआ 2000 को, और ख़त्म कब हुआ जून 30 2001 को, ऐसे है ना। ये पहले साल था और उसमें सिर्फ 6 मंथ आए, 0.5 ईयर्स कितने आए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर शुरू हुआ होगा वो 1 जुलाई 1 से शुरू हुआ होगा। कब से शुरू होगा, और वो जून 30 2002 को ख़त्म होगा। ये फुल ईयर है, कौन सा ईयर है। फिर आपका 1 जुलाई 2002 से शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, जून 30 2003, ये भी फुल ईयर है। फिर शुरू हुआ 1 जुलाई 2003 से कब तक, जून 30 2004, ये भी क्या फुल ईयर है। और फिर आपका शुरू हुआ 1 जुलाई 4 से लेके कब तक, जून 30 2005, ये भी क्या फुल ईयर है। इसके बाद जो 1 जुलाई अगला साल शुरू हुआ 5 में, तब आपने रिवोल्यूशन कर ली। क्या कर ली, तो रिवोल्यूशन से पहले ये एसेट यूज़ हो गया 4.5 ईयर्स। कितने ईयर्स, इसका मतलब 4.5 साल की डेप्रिसिएशन पहले कॉस्ट पे लेंगे तो हमारे पास रिवोल्यूशन डेट की क्या आएगी, कैरिंग वैल्यू क्या आएगी, फिर उसे फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे, ऐसे ही है। तो एक इसमें यह भी था कि पहले कॉस्ट भी आपने बनानी है, क्या बनानी है। तो मुझे ज़रा आपने बताना है भाई ये जब ख़रीदा था कितने का आया था। मैं एक वर्किंग करने लगा जी, 8 लाख के मिलियन, 8 लाख है और उस US डॉलर का रेट क्या है 52। तो 8 लाख डॉलर, $1 52 का है, तो कितने पैसे बने जो 416। हम 1000 में कर लेते हैं, किस में कर लेते हैं, और अगर रुपीज़ में ही रहना तो पॉइंट्स नहीं आते, चलो पूरे कर लेते हैं। इसमें प्लस होनी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, क्या होनी है, वो कितनी है, बस, और तो कोई खर्चा नहीं। इन दोनों की तरह ऐड करना कितना, 48600, ये टोटल कॉस्ट है। ये क्या, किस दिन बनी, जब ख़रीदा 1 जुलाई 2000 को। लेकिन इस पे डेप्रिसिएशन हमने कब स्टार्ट की, 31 दिसंबर को। और फिर अब हम जब डेप्रिसिएशन लेंगे, क्या लेंगे, तो हम इधर ले रहे हैं इकट्ठी एक्यूमुलेटेड 4.5 साल के। हमने ऊपर देख लिया 48,600 हज़ार, यूज़फुल लाइफ कितनी थी, मैंने कहा 15 साल बता रहे थे। और सैलवेज वैल्यू 2 मिलियन थी, कितनी थी, तो 20 लाख। यानी इस तरह करके जो डेप्रिसिएशन आएगी उसे 4.5 से ज़रूर देना। 48,600 हज़ार माइनस 2 मिलियन, 1398, हाँ, फिर 00। आप ये लेस कर दो तो तब उस दिन फिर कैरिंग वैल्यू क्या होगी, फोर सिक्स 4676200। चेक कर लो, 48,600 हज़ार, मुझे लग रहा है थोड़ा गड़बड़ है। चौंतीस 620 हज़ार, ये सही है, 34,620 हज़ार, ऐसे ही है ना, 34,620, आगे 3 सिफर। अब उसने हमें क्या दिया भाई, रीवैल्यूड अमाउंट क्या दिया। इसी डेट को हमने रीवैल्यूएशन करवाई 1 जनवरी 5 को। ये भी कैरिंग वैल्यू किस दिन की आई है, 1 जनवरी 5 की। और रीवैल्यूड अमाउंट भी इसी दिन की बताई है, ऐसे ही होता। और कितनी बताई है, 45 मिलियन, 6 सिफर। अब इन दोनों का फ़र्क कितना सरप्लस आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है
हाँ जी 10,380,000 और 40, तो ये आ गया रिवोल्यूशन सरप्लस। आखिरी साल की एंट्रियाँ पूछी हैं, लेकिन हम वर्किंग कर रहे हैं, ये सारी वर्किंग के नंबर हैं। पहले स्लैब में हमने वर्किंग की, कॉस्ट निकाली, फिर हमने पढ़ा क्वेश्चन, वहाँ पता लगा कि 4.5 साल बाद ख़रीदने की रिवोल्यूशन हुई, तो उस दिन तक की क्या ली कैरिंग वैल्यू, फिर उसे कंपेयर किया रिवोल्यूड अमाउंट से, तो क्या आया रिवोल्यूशन सरप्लस। अब अगला स्लैब ये है कि आपका एसेट की रिकवरेबल अमाउंट 30 जून 10 को पता लगी है। कब पता लगी? तो यहाँ से अब आगे जाना 30 जून 10 तक। कब कहाँ जाना? 30 जून 10। जुलाई 5 वाला साल पूरा 6 को ख़त्म होगा, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, तो ये 5 साल पूरे बनते हैं। कितने बनते हैं? 5। और जब एसेट रीवैल्यूड हो जाए तो डेप्रिसिएशन किस आती है? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो अब हम एक वर्किंग और करेंगे और वो हम चलाएंगे कि इसको हमारी नई जो अमाउंट आई डेप्रिसिएशन लेंगे, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में लेने को। क्या लेने को? ये जुलाई 5 से 30 जून 10 पूरे 5 साल बनते हैं। कितने बनते हैं? गिन भी लें। पहला साल ख़त्म होगा 30 जून 6 को, फिर 30 जून 7, फिर 30 जून 8, फिर 30 जून 9 और फिर 30 जून 10। और अब हम रिवैल्यूएट कर बैठे थे एसेट को, तो डेप्रिसिएशन आएगी भाई किस तरह? 45 मिलियन पे आएगी। रेजिडुअल वैल्यू क्योंकि चेंज नहीं हुई तो वही पुरानी लेंगे 2 मिलियन। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कौन सी लाइफ? 15 में से 4.5 निकल गए, तो बाकी लाइफ कितनी रहेगी? 10.5 साल। कितनी रहेगी? क्योंकि मेन लाइफ 15 थी, रिवॉल्यूशन से पहले कितने साल गुजर गए? 4.5। अब ये सब कुछ करके अभी देखो, अभी नहीं करना, 5 से ज़रब भी देनी है, इकट्ठी 5 साल की आ जाएगी। कितनी आती है? हाँ 2047 हाँ 9। ये जी 30 जून 10 तक की क्या आ गई? डेप्रिसिएशन। अब अगर इसकी बेस पे मैं कैरिंग वैल्यू निकालूं, क्या निकालूं? अब एसेट कितने का हो गया था? 45 मिलियन का, और 204,76190 की आ गई डेप्रिसिएशन, तो कितने का बचा? 2452 तो जिस दिन इम्पेयरमेंट टेस्ट हुआ, जिस दिन रिकवरेबल अमाउंट निकली, एसेट इस वैल्यू पे पड़ा था। किस पे पड़ा था? इस वैल्यू पे। ठीक है। एक हमारा रिवोल्यूशन सरप्लस भी चल रहा था। क्या चल रहा था? वो हुआ था भाई 10,380,000। ये भी रियलाइज्ड हुआ, ये भी क्या हुआ? और ये भी, इसका फार्मूला था 1080 यानी सरप्लस डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल, जो 10.5 है, और इसे भी 5 से ज़रब देंगे, 5 साल गुजर गए। 494285 अब बताओ एंड पे बचा कितना? अब 5414 ये सरप्लस अभी भी अवेलेबल है। अवेलेबल सारी वर्किंग हो रही है ना। उसने तो एंट्रियाँ पूछे थे। क्या पूछे थे? ये सब वर्किंग के नंबर हैं। ये वर्किंग 1 है, ये वर्किंग 2 है। क्या जी? ये जो सरप्लस की मैंने की, ये वर्किंग 3 है। कौन सी? अभी हमने इससे पहले एक एग्जांपल की। क्या की? एग्जांपल। अब वो कहता था जब आप इम्पेयरमेंट करें और इम्पेयरमेंट लॉस हो, तो पहले जो सरप्लस पड़ा है उसे यूज़ करना। क्या करना? अच्छा, अब हम देखते हैं हमें लॉस हुआ कितना असल में। हम कैरिंग वैल्यू पे आ गए 24,52,38,09 पे। किस पे आ गए? और वो कहता था शुरू में, आओ ज़रा दोबारा, नहीं यही है दी हुई, वो कहता 19,227,000 पे चले जाओ। कहाँ चले जाओ? अभी हम इम्पेयरमेंट में लॉस निकालता हूँ थोड़ा। अब हमारी कैरिंग वैल्यू है भाई, बताना
523809, वो खुद ही बताता है हमें रिकवरेबल अमाउंट। क्या बताता है? कितनी? 19227000। इन दोनों का फ़र्क देखो। 529680, ये इम्पेयरमेंट लॉस आया। क्या आया? 52,96,809। तो इससे ज़्यादा तो सरप्लस ही पड़ा होगा, 54,37,143 का। आप प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी लेके जाने की ज़रूरत, सारे का सारा हम किसको ख़त्म करेंगे? सरप्लस को। नज़र आ रहा? तो यूटिलाइज़ क्या हो जाएगा? सरप्लस। यहाँ अगर मैं कहूँ इम्पेयरमेंट लॉस के सामने चीज़ क्या आएगी, तो आएगी रिवोल्यूशन सरप्लस। जितना है उतना यही आ जाएगा, 52,96,809। यानी सारे का सारा रिवोल्यूशन सरप्लस OCI को हिट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं जाएगा। अब ये वर्किंग करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्किंग, अच्छी तरह जो लोग देखेंगे इसे YouTube पे वो नोट कर लें। इससे पहले वाली एग्जांपल से आपकी बेसिक्स बनी, उसके बाद आपने कॉम्प्लेक्स एक एग्जांपल हम कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में, जिसमें उसने एक ट्विस्ट मारी और हमें रिकवरेबल अमाउंट दे दी। कैरिंग वैल्यू का डाटा पीछे से शुरू कराया 10 साल पहले से। कहाँ से? लेकिन हमें भी थोड़ी सी शॉर्टकट आती है। हमने जहाँ जहाँ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन था, 4.5 साल गुजर गए थे, तो हमने इकट्ठी 4.5 साल के लिए एक साल करते तो बहुत लंबा हो जाता है। फिर हमें ये भी दूसरे स्लैब में पता था कि रिवोल्यूशन के बाद इम्पेयरमेंट तक 5 साल हैं। कितने साल हैं? फिर हमने वर्किंग इकट्ठी कर ली। ठीक हो गया? वर्किंग करनी है स्मार्ट वर्किंग, जिसमें आप एग्जामिनर को सब बता भी दें और टाइम भी ज़्यादा आपका ज़ाया ना हो। अब भाई एंट्रियाँ होनी है। क्या होनी है यार? वो वाला भी आ रहा नज़र हमें? ज़रा थोड़ी देर फोकस कर लो इस वर्किंग पे, फिर हम मटाएंगे तो एंट्रीज करेंगे। प्लीज़ उधर उसको करें। जी लेट्स स्टार्ट। हम अपनी असल वाली जो रिक्वायरमेंट है इस वर्किंग की बेस पे वो करेंगे जी। हाँ जी जी। तो क्वेश्चन में दोबारा आते हैं जी ऊपर। शुरू के अंदर क्वेश्चन आपको मैंने भेजे भी हुए हैं जी, आपके PDF में। सिर्फ पूछ रहा है कि हमें बताओ कि 30 जून 10 को जो साल ख़त्म हो रहा है वहाँ एंट्रियाँ क्या क्या होंगे। तो एक तो एंट्री वहाँ होनी है रिपेयर की। जब ब्रेक डाउन हुआ तो आपने रिपेयर करवाई। रिपेयर का एक्सपेंस आपको पता है, जब भी एक्सपेंस इनकर हो तो वो डेबिट होता है। तो आप कहेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये आसान थी, इसका किसी वर्किंग से लिंक नहीं, खुद ही गिवन थी आपको रिपेयर मेंटेनेंस की अमाउंट, और वो थी 15 लाख। अगर हम 1000 में कर लेते हैं फिगर्स तो हम इसे कर देते हैं 1500। फिर इसी साल 30 जून को आपने डेप्रिसिएशन ली
10 को लास्ट डेट पे डेप्रिसिएशन होती है, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। क्योंकि एसेट रीवैल्यू हो चुका था, इस साल भी रिवैल्यूड अमाउंट पे आई डेप्रिसिएशन, यानी वो इस तरह आई 45 मिलियन में, आप 1000 में ले रहा हूँ, 2 मिलियन रेजिडुअल वैल्यू तो 2000 ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 10.5, तो वो आपकी आ गई 4095,000 के अंदर। एक साल की अब हमने लिखनी, अब 500 सालों की इकट्ठी नहीं लिखनी, वो तो वर्किंग थी हमारी, वो क्या थी, वर्किंग। अब तो हमें वो एक साल की एंट्रियाँ कह रहा है, तो मैंने एक साल के लिए। उसके बाद वो कह रहा है जी पूरी एंट्रियाँ करो, तो इसी साल हमने हर साल के एंड पे रिवैल्यूएशन सरप्लस भी जाता है कहाँ, रिटेन्ड अर्निंग में, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। अब वो जितना हुआ था एक साल में उसको ले लेंगे। 10,000 में हम ले रहे हैं, 10,380 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ 10.5, तो वो 1 ईयर का आ जाएगा 1000 में 989। कितना आ जाएगा, 989। और फिर एंड पे जब आपने रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट की, क्या कीजिए, रिकवरेबल अमाउंट, तो तब उसने हमें जब बताया कि रिकवरेबल अमाउंट 19,227 की हो गई है, तो हमने अभी लॉस वर्किंग में निकाला, 1000 में करूँगा, तो हमें ये पता लग गया कि सारे का सारा लॉस रीवैल्यूएशन सरप्लस के साथ ही डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाने की ज़रूरत नहीं। तकरीबन 5296 के करीब लॉस था अगर 1000 में करें, और आपकी एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। अच्छा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में ये एंट्री जाती तो इसने होना था इम्पेयरमेंट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस वाला डेबिट, और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। अब क्योंकि सारी डेबिट होगी रिवैल्यूएशन सरप्लस को, तो आपकी बाकी क्रेडिट साइड पे आता है एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। इस रिक्वायरमेंट में 4 एंट्रियाँ, लेकिन इसके पीछे तकरीबन 10 साल की वर्किंग। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, रिक्वायरमेंट 4 एंट्रियों की, इसका तो अच्छे खासे नंबर किसके होंगे, आपकी वर्किंग के। अच्छा, अब आज का जो लेक्चर 19 था आपका, इसमें हमने इम्पेयरमेंट के एक टिपिकल हिस्से को टच किया, एक बेसिक एग्जांपल की, जिससे पता लगा कि ऐसा एसेट जो इम्पेयर हो जिसमें पहले रिवैल्यूएशन हो चुकी थी और सरप्लस पड़ा था, तो पता लगा सेम सा रूल अप्लाई होता है ये 16 वाला। और फिर जब इस एक टिपिकल अच्छी रीज़नेबल एग्जांपल में, जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी वो और से पढ़ के होनी थी, इस पे अप्लाई किया तो हमारा कंफर्म हो गया। तो कल भी आपने जब 2 क्वेश्चन किए, पहला और तीसरा, वो भी बड़े अच्छे थे। आज आपने इसी मेरी प्रैक्टिस क्वेश्चन में से दूसरा किया, और एक मैंने एग्जांपल आपको बेसिक करवाई। मैं आपको होमवर्क आप नोट करें नहीं दे रहा, अगर सुन रहे हैं तो ये उसका मतलब क्या है कि क्लास वर्क आपका होमवर्क है। आप दोबारा रीकन्फर्म करेंगे, इन क्वेश्चंस को खुद से करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को कंफर्म करेंगे क्लियर, और मेक श्योर करेंगे कि जो हमने पढ़ा वो हमें आता। अगर कोई डाउट हुआ तो इससे पहले भी ग्रुप्स में कोशिश करें पूछ लें, और अगर बाद में जब क्लासेस में आएंगे फिर भी मोस्ट वेलकम आप पूछ सकते हैं। तो लेक्चर जो आपका 19 था उसके लिए आज के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर 20th में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।